वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार। तो पीएम मोदी ने चीन को लेकर जो भी दावे किए थे, राहुल गांधी ने लद्दाख से उनकी पोल खोल दी है। आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों से पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ के कारण दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। 56 इंच की छाती का दावा करने वाले पीएम मोदी से जब देश की सीमाओं की रक्षा की बात की गई और गलवान में 20 सैनिकों की शहादत का वास्ता दिया गया, तो मोदी ने चीन को लाल आंखें दिखाने का वादा देश से किया था। उस वक्त मोदी ने एक दावा भी किया था कि भारत की सीमा में न कोई घुसा है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन अब लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी ने मोदी के इस दावे की पोल खोल दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। कुछ कहें न कहें, लेकिन यहां राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, सीधे पीएम की बातों को जो कहते आए हैं, जो वादे और दावे करते आए हैं, उसकी पोल खोलते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहां के लोग बता रहे हैं कि उनकी जमीन चीन के सैनिकों ने ली है। मवेशियों के चरने की जमीन पर अब पहले की तरह लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहां चीन की घुसपैठ हो गई है। ऐसे में पीएम मोदी का दावा कि कोई आया ही नहीं बिल्कुल गलत है। सुनिए जरा। राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। तो राहुल गांधी अपनी बात यहां सीधी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और लेह लद्दाख आए क्यों हैं वो भी बता रहे हैं और चीन के मसले पे भी अपनी बात रख रहे हैं। दोस्तों, चीन के मसले पर मोदी पर इतना बड़ा हमला कोई हो ही नहीं सकता है। मोदी से 3 सालों से देश जवाब जानना चाहता है, जवाब मांगता है, लेकिन हर बार दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर होने वाली वार्ता का हवाला दिया जाता रहा है। देश को बताया गया कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन राहुल गांधी ने खुद लद्दाख पहुंचकर देख लिया कि असलियत क्या है और पूरे देश के सामने मोदी के दावों की पोल खोलकर रख दी। राहुल के इस सच से बीजेपी ऐसी परेशान हो गई कि अब इतिहास की कब्र खोदने में लगी है। कांग्रेस से बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जो कांग्रेस हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाती थी, जिसके भारत माता का 45,000 वर्ग किलोमीटर का टुकड़ा चीन को दे दिया, वो ऐसी बात कर रही है। यानी कांग्रेस को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधा हमलावर। अब पहले देखिए, एक स्मृति ईरानी जी बाहर आती थी जब भी राहुल गांधी कुछ कहते थे, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी काम पर लगा दिया गया है। तो इस जवाब से जाहिर है दोस्तों कि बीजेपी किस तरह झूठ के बचाव में खड़ी हो गई है या हो जाती है। यह हकीकत है, यह सच है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया था और कांग्रेस ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि चीन से भारत 1962 का युद्ध हार गया था। कांग्रेस ने या गांधी परिवार ने कभी इतिहास की किताबों से इस तथ्य को मिटाने की कोशिश भी नहीं की। मोदी भी अगर मान लेते कि गलवान के बाद चीन ने हमारे कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है तो कोई उन पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन अभी तो मोदी ये मान ही नहीं रहे हैं कि आखिर हकीकत है क्या, बल्कि हकीकत पर पर्दा डालने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने इस पर्दे को ही आज उठा दिया है। राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो खुलकर साफ साफ कह रहे हैं। लद्दाख पहुंचे राहुल ने लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में भी समझा। राहुल ने कहा कि लद्दाख के लोगों की ओर से बहुत सारी शिकायतें हैं, वे उस स्टेटस से खुश नहीं हैं जो उन्हें दिया गया है। वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं और बेरोजगारी की समस्या है। लोग कह रहे हैं कि राज्य को नौकरशाही से नहीं बल्कि राज्य को लोगों की आवाज से चलना चाहिए।
दरअसल ये खुलासा भी मोदी सरकार की पोल खोल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विभाजन खुशहाली और विकास के नाम पर किया गया था, लेकिन राहुल गांधी के मुताबिक लद्दाख के लोग दुखी हैं। आइए जरा सुन लेते हैं लद्दाख के लोगों को लेकर के जो बातें मैं रख रहा था यहां पर, उनकी जुबानी, राहुल गांधी की जुबानी सुनिए। लद्दाख में तो काफी कंप्लेंट है, जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। 2019 में यहाँ पर ये किया गया था, तब से लेकर अब तक चुनाव नहीं हुए, क्या ऐसी मांग भी लोगों ने आपसे रखी और आप क्या समझते हैं इस बारे में? हाँ, ये तो है। लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए स्टेट को, तो जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। तो जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि राहुल गांधी गुरुवार को लद्दाख पहुंचे थे और वो 25 अगस्त तक वहां रहेंगे। आज वो राजीव गांधी यानी अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर पेंगोंग लेक के किनारे थे, जहां उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। राहुल खुद बाइक चलाकर पेंगोंग तक पहुंचे थे। उनकी राइडर लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, छा गई हैं। लेकिन बीजेपी यहां भी चिढ़ती हुई दिख रही है। आपने कल भी देखा कि राइडर राहुल गांधी, बाइक राइडर या बाइकर जो भी कह लें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है, अपनी बात रखी है। तो राहुल गांधी की इस तस्वीर के बाद बीजेपी जो है वो परेशान नजर आ रही है। लद्दाख की सड़कों पर राहुल गांधी की बाइक की सवारी को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तंज भरे अंदाज में धन्यवाद किया है और सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमालय क्षेत्र में बनाई गई शानदार सड़कों को बढ़ावा देने के लिए उनकी तारीफ की है। यानी राहुल गांधी जिन सड़कों पे चल रहे हैं वो मोदी जी की कृपा से वो सड़क जो है वो बनी है, रोड बनी है। यानी रिजिजू दावा कर रहे हैं कि लद्दाख की सड़कें पीएम मोदी के शासनकाल में बनी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ही यहां और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाता है। सोशल मीडिया पर थोड़ी देर आप टहल लीजिए। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की एक फिल्म जब तक है जान की तस्वीरें जारी हो गई। फिल्म 2012 की है और इसमें शाहरुख खान लद्दाख की सड़कों पर ही बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं। यानी एक के बाद एक मोदी सरकार की पोल खुलती जा रही है। और यहां ये जो बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं ये हैं राहुल गांधी। सबसे आगे राहुल गांधी बाइक चलाते हुए, बाइक चलाकर राहुल गांधी पहुंचते हैं लेह से पेंगोंग लेक और वहां आज अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हैं, आगे बढ़ते हैं और शाम के वक्त वो वापस लेह की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तस्वीरें भी, ये जो तस्वीर है ये आज की तस्वीर है जब ये वापस आ रहे हैं राहुल गांधी। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि किस तरह राहुल ने मोदी के झूठे दावों की पोल खोली है, कैसे लद्दाख जाकर सच से पर्दा हटाया है राहुल गांधी ने। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। रविवार का दिन है और माफी चाहूंगा आप सबसे कि कुछ टेक्निकल कारण की वजह से थोड़ा नहीं बल्कि 20 मिनट विलंब से ये कार्यक्रम हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने तमाम पैनलिस्ट साथियों का भी जो इतने लंबे वक्त तक इंतजार किए। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी आपका भी स्वागत करता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ, राहुल लाल जी हैं, प्रमोद अग्रवाल जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग लंबे वक्त तक इंतजार करते रहे। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप लोग भी लगातार बने रहते हैं, पहले से ही 15 मिनट पहले से आते हैं, लेकिन लंबा वक्त आप लोगों ने दिया। आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। राहुल गांधी की 2 तस्वीरें, 2 विजुअल हम अभी देख रहे थे। एक में वो सीधी पोल खोल रहे हैं चीन के साथ जो भारत के रिश्ते हैं और उस लेक में पेंगोंग त्सो झील जो है वहां पर राहुल गांधी पहुंचते हैं। चीन भी आंखें तरेर रहा होगा उधर से कि देखिए कोई बड़ा नेता आकर के यहां पिकनिक मना रहा है। राहुल गांधी हालांकि पिकनिक मनाने नहीं गए हैं, लेकिन चीन की तरफ से अगर ऐसा सोचा जाए तो कि पिकनिक मना रहा है और हम यहां दावा करते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक मानने के लिए तैयार नहीं है। गलवान की घटना के कई दिनों बाद प्रधानमंत्री ने इस बात को माना था। आज वो कहते हैं कि न कोई घुसा है, न हमारे पोस्ट पर किसी ने कब्जा किया है, और दूसरे दिन ये खबर आती है तब मानने के लिए वो मजबूर होते हैं। सरकार के पास ये सारी खबरें तो रहती हैं
कि कहां क्या हो गया, हमारे पोस्ट पर हमारे सैनिकों के साथ क्या हुआ, सारी चीजें रहती हैं और ब्रीफिंग होती है रोज, दिन में 2 बार प्रधानमंत्री पीएमओ ब्रीफ करता है प्रधानमंत्री को। लेकिन उसके बाद किसी चीज से पर्दा हटाने की जगह पर्दा लगाना, डालना, इस लोकतंत्र के लिए कहा जाए ये लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है, जो यहां करने की कोशिश चीन के मामले में की गई। पाकिस्तान के मामले में जब भी कुछ होता है, जो कुछ होता नहीं है उससे ज्यादा कह दिया जाता है, बता दिया जाता है। लेकिन चीन को आंखें लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दावा करने वाले, दिखाने वाले नहीं, उनके साथ झूला झूलने वाले, उनके साथ बोटिंग करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। राहुल गांधी वहां गए, राहुल गांधी ने पोल खोलने की कोशिश की, राहुल गांधी ने वहां की समस्याओं को सामने रखने की कोशिश की। राहुल गांधी बाइक से जाते हैं, किरण रिजिजू से लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया तक बाहर आ जाते हैं। क्या कहेंगे स्वामी जी? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में मुझे अपने देश की पिछले 9 साल से जो विदेश नीति है वो समझ में नहीं आ रही है। देखिए, मैं बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह यह जानना चाहता हूं कि भारत की चीन के प्रति विदेश नीति क्या है। हम ये चाहते थे कि हमारा देश, देखिए हमेशा, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या राजीव गांधी हो, हमेशा तन के सीधे खड़ा रहा चीन के सामने। हम लड़े, हारे भी, जीते भी, हमने उनको धकेला भी, उनको पीछे कर भी दिया। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारी नीति क्या है। देखिए, मैंने कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री को चीन के राष्ट्रपति के सामने टेढ़े खड़े होकर नहीं देखा, हाथ बांधे हुए नहीं देखा, अपने हाथ से चाय पिलाते हुए नहीं देखा, उनको झूला झुलाते नहीं देखा। तो अगर आपकी नीति यह है, आप क्या समझते हैं विदेश के प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को झप्पी लगाने से और गले लगाने से देश की विदेश नीति चलती है? हीरे का एक हीरा देने से क्या विदेश नीति चलती है? देखिए, विदेश नीति में स्पष्ट है कि पूरे जो विश्व के सारे देश हैं वो अपना हित देखते हैं। भारत के सामने इतना सुनहरा अवसर था राजीव जी, ये वो सुनहरा अवसर था जबकि चीन ने अपने को पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज कर दिया था कोविड काल में, और उस समय सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना थी हिंदुस्तान को। और आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के पास जो स्थिति थी उसका सारा का सारा फायदा उठाया बांग्लादेश ने। आज आप बांग्लादेश को देखिए किस प्रकार से वो ग्रो कर रहा है, किस प्रकार से जीडीपी उसकी ग्रो कर रही है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारे देश की सबसे शक्तिशाली इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट कर गई है। तो एक तरफ तो अगर चलिए ठीक है, आपकी विदेश नीति थी कि हम पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाएंगे, तो क्या पड़ोसियों से आपके अच्छे संबंध हुए? क्या यह जरूरी नहीं था कि जो देश के सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो लद्दाख का एरिया हो, वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करके वहां के नागरिकों को इतना शक्तिशाली और अधिकार संपन्न बनाया जाए कि वो आपकी सारी सूचनाएं देश को और केंद्र सरकार को दें? तो आपने उनको भी एलिनेट कर दिया। और जब वहां के नागरिक ये कह रहे हैं कि उनके चारागाह क्षेत्र, उनके जो क्षेत्र हैं उन पे चीन किस प्रकार से दुस्साहस कर रहा है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि या तो उनके सामने सीना खोल के खड़े हो जाइए या उनके सामने झुक जाइए। आप ये देखिए, वास्तविकता में जो बांग्लादेश ने जिस प्रकार से बांग्लादेश के जो उन्होंने अपना फायदा उठाया है, और आज आप ये, जैसे हम लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि बिट्टू बजरंगी कैद क्यों हो गया, उसको पुलिस ने पकड़ क्यों लिया, और मोनू मानेसर भागा क्यों? आपको तो पता होगा राजीव जी, विदेशी पूंजीपतियों की तरफ से दबाव था देश के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर, कि अगर गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव के क्षेत्र में मस्जिद जलाई जा सकती है और इस प्रकार का तांडव हो सकता है, तो पूंजी निवेश करने से पहले भारतवर्ष के अंदर हम 100 बार सोचेंगे। उस दबाव में हमको बिट्टू बजरंगी को बंद करना पड़ा। तो आप ये समझिए कि देश का जो एक प्रकार से जीडीपी, आप मनमोहन सिंह के जमाने का देखिए और आज के जमाने का देखिए, हमारे जीडीपी में 1.5% की गिरावट आई है, जबकि हमारे लोन 3 टाइम बढ़े हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी विदेश नीति जिसका फायदा आप उठा सकते थे, और वास्तविकता में देखिए, विश्व कहीं पूंजी निवेश करता है तो ये चाहता है जिस देश में वो निवेश करे वो शांति में हो, वो ट्रैंक्विलिटी में हो। और पिछले 9 साल से हमारे देश के अंदर केवल एक दुस्साहस चल रहा है
एक प्रकार की कार्यवाही चल रही है जिससे पूरे वर्ल्ड को हम दिखा सकें, पूरे विश्व को हम दिखा सकें कि हम शांति प्रिय देश नहीं है, हम विद्वेषपूर्ण देश हैं और हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सीरिया और लेबनान के रास्ते में चल रहे हैं। हमारी जो छवि 70 साल की थी उससे हटकर अब हम एक विद्वेषकारी रणनीति, तो अपनी गृह नीति आपकी क्या है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपकी विदेश नीति क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा, और विदेश से पूंजी निवेश के लिए आप क्या करना चाहते हैं राजीव जी, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी, बहुत सारी चीजें आप होम में मतलब अपने घर में और आप बाहर यानी विदेश में, दोनों जगह आपकी नीति क्या है, गृह नीति और विदेश नीति, ये तो यहां समझने की जरूरत, और हम अगर समझना चाहते हैं तो समझाने की जरूरत तो है, सरकार समझाए। और राहुल गांधी जो बातें रख रहे हैं वहां से, लद्दाख से राहुल गांधी जाते हैं 2 दिन के लिए, 2 दिन बाद लौट के आ जाते तो शायद सरकार के लिए ठीक होता, लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, राहुल गांधी 25 तक रुक गए और यहीं से परेशानी ऐसी कि वहां अब जैसे जैसे घूमेंगे, अभी राहुल गांधी ने बताया कि कारगिल भी जाएंगे वो, राहुल गांधी वहां और भी लोगों से मिलेंगे, जैसे जैसे लोगों से मिलेंगे, जैसे जैसे पोल खोलेंगे, जैसे जैसे चीन की बात आएगी, यहां लोग धीरे धीरे हम देखेंगे कि आकर के सत्ता पक्ष के लोग जो हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। 62 की याद दिला रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन सिंधिया ये नहीं बता रहे हैं कि अभी जो पिछले 5 साल में हुआ है, पिछले 9-10 साल में हुआ है, किसकी सरकार है, और उस सरकार में जो कुछ हुआ, 20 जवानों की शहादत गलवान घाटी में, छोटी मोटी बात नहीं है। कितने पोस्ट जो हैं वो चीन ने हथिया लिए हैं, उसका ब्यौरा नहीं है। बहुत सारी बातें, लेकिन इन बातों को छुपाने के लिए अगर, और उस पर अगर आप बात मत कीजिए तो बहुत अच्छा, और बात करते हैं तो फिर ये होता है गांधी तो चुपके चुपके चाइना से मिलते हैं, चाइनीज लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, ट्रोल करने की कोशिश होती है राहुल गांधी को, लेकिन एक अनवरत अपने हिसाब से इन सब चीजों का कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है राहुल गांधी के ऊपर। यहां से उस पॉलिटिक्स को जरा आप समझाइए कि किस दिशा में ये पॉलिटिक्स और किस दिशा में चीन भारत संबंधों से जो पर्दा उठाने की कोशिश राहुल गांधी की, और उसका देश पर, मोदी सरकार पर क्या फर्क पड़ रहा है वो। देखिए राजीव जी, अगर हम बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की करें तो बेचारे बहुत फ्रस्ट्रेट हैं इन दिनों। गए तो थे वहां मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर के, लेकिन लोगों ने वहां उनको 1857 की याद दिला दी, तो अब वो क्या करेंगे बेचारे। 62 की बात उनको याद आएगी, जबकि उस कांग्रेस पार्टी में उनका लंबा कार्यकाल बीता, उनके पिता उस पार्टी में रहे, और ये कोई थोड़ी है। 1962 में क्या हुआ था, नेहरू ने उसको स्वीकार किया और उस चुनौती से जूझने के लिए इस देश की सेना को मजबूत किया, और वहां से चली आइएगा तो इंदिरा गांधी का समय, राजीव गांधी का समय, जब देश की सैन्य शक्ति को इतना मजबूत करके चुनौती दे दी गई। पूरा जो भी पड़ोसी मुल्क हैं जो देश की तरफ उस आशंका से देखते थे या गलत नजरों से देखते थे, उनको वो पूरा सबक सिखा दिया गया, उनको समझा दिया गया। लेकिन ये जो पार्टी है जो राष्ट्रवाद के नारे के साथ आई, जिसने कहा कि देश की सीमाओं पर क्या हो रहा है, जो लगातार उन सवालों को उठाते थे कि साहब आप एक सेना पर सवाल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन आज की तारीख में हो क्या रहा है कि कोई सैनिक अपनी अगर उस रोटी और दाल को दिखाता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है कि उसको खाने में क्या मिल रहा है। इस देश की जो सैन्य ताकत है उसका मुकाबला कोई पड़ोसी मुल्क नहीं कर सकता। लेकिन हमारी विदेश नीति और हमारी रक्षा नीति हमेशा से ये रही है कि हमने जो ताकत अर्जित की है वो आत्मरक्षा के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं जी। आज अगर राहुल गांधी पहुंचे हैं तो वो अपने परनाना को याद करते होंगे, और राजीव गांधी की जयंती है, ऑब्वियस है कि उन्होंने उनको याद किया आज, और उन्होंने वो तथ्य उजागर किया जिसको छिपाने की कोशिश लगातार नरेंद्र मोदी सरकार कर रही थी कि ना वहां कोई घुसा हुआ था, ना कोई घुसा हुआ है, ना कुछ होना है। आज उन्होंने वो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये क्या मुंह दिखाएगी मोदी सरकार लोगों के सामने कि असल स्थिति क्या है उस लद्दाख में, जिस पर आपने
इतना पहरा बिठा रखा है, लोग वहां डेमोक्रेसी के लिए तरस रहे हैं। एक ये भी इशू है, वहां के लोगों की महंगाई और बेरोजगारी का जो सवाल है वो साहब इधर आता ही नहीं है, क्योंकि आपने तो उसको बाड़े में बंद कर रखा है और 370 के नाम पर आपने पूरा विभाजनकारी राजनीति की। ये सच उजागर हो रहा है और इसलिए नरेंद्र मोदी की पूरी जो सरकार है और उसकी जो पूरी आइडियोलॉजी है वो प्रश्नांकित हो रही है लोगों की नजरों में। लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि इनका जो राष्ट्रवाद है वो कितना थोथा है, कितना छद्म है और कितना झूठ पर आधारित है। केवल नारे भर लगा देने से आप राष्ट्रभक्त नहीं हो जाते। इस देश की जो सैन्य ताकत है वो सैनिक सीमा की अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप तो उनका इस्तेमाल राजनीति में करने से भी बाज नहीं आते। ये किसी सरकार ने इसके पहले नहीं किया होगा, चाहे इंदिरा गांधी रही हो या राजीव गांधी रहे हो या नेहरू जी रहे हो। और राहुल गांधी आज वहां पहुंच करके उन्हीं बातों को रेखांकित कर रहे हैं। देश में डेमोक्रेसी का सवाल, देश में सेना की स्वायत्तता का सवाल, देश में महंगाई और बेरोजगारी का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्ता में कौन आता जाता है। नेहरू जी ने 47 में भी कहा और 49 में भी दिल्ली के लाल किले से जिस बात को कहा था और आगे अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी को रिपीट किया था कि सरकारें तो आती जाती हैं, ये देश रहता है, लोग रहते हैं, उसकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है बजाय कि सत्ता तंत्र या किसी व्यक्ति को उतना महत्वपूर्ण बनाना और उसे तानाशाह के रूप में स्थापित कर देना। आज की जो चिंता है वो चिंता है कि कैसे जो बुनियादी सवाल है उनको हल किया जाए और देश की सीमाओं को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। झूठ नहीं बोला जाए, झूठ बोल करके आप सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। राजीव जी, राहुल गांधी इस बात को एक्सपोज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के, और अभी तक जो कह भी रहे हैं कि मेरी यात्रा अभी जारी है और उस यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आना चाहता था लद्दाख, लेकिन उस समय नहीं आया लॉजिस्टिक कारणों से, और अब जब आया हूं तो लद्दाख को समझना चाहता हूं, लद्दाख के लोगों को समझना चाहता हूं। यहां जो स्टेटस यहां के लोग, यानी कि 370 हटने के बाद जो स्टेटस मिला है लद्दाख को, उस स्टेटस से वहां के लोग, उस दर्जे से वहां के लोग परेशान हैं, वो निराश हैं और वो चाहते हैं कि पुराने स्टेटस को फिर से दिया जाए। तो बहुत सारी बातें हैं जिन बातों के साथ साथ दो चुनौतियां राहुल गांधी पेश कर रहे हैं। पहली चुनौती मोदी जी के सामने एक स्टेटस वाली 370 वाली चुनौती, दूसरी चुनौती कि एक कद्दावर नेता आज की तारीख में वहां पहुंचा हुआ है जो अभी तक नहीं पहुंचा, 370 के बाद तो कोई नहीं पहुंचा था, और तीसरी बात कि वहां वो चीन को भी चुनौती दे रहे हैं कि इस जगह पे उसी पेंगोंग लेक के पास अपने पिता को श्रद्धांजलि आज राहुल गांधी दे रहे थे, जिस राजीव गांधी को वो लेक दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद आता था, उस लेक के पास आज राहुल गांधी अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो छोटी मोटी घटना नहीं है, और इस घटना के साथ साथ अब बात फिर से वही आ गई कि राहुल गांधी विदेशों में देश को अपमानित करते हैं और अब तो देश में भी देश को अपमानित कर रहे हैं। ये चर्चा भी अलग अलग भाजपा के नेता, कई मंत्रीगण कर रहे हैं। आना चाहता हूं सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी की सबसे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा क्या मायने रखती है इस देश की राजनीति में, विपक्षी दलों के गठबंधन की रणनीति में, और सबसे बड़ी बात कि मोदी जिस दिशा में जाना चाहते हैं, देश को लेके जाना चाहते हैं, उसमें कितना बड़ा यहां हर्डल के रूप में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं जब वो लद्दाख में है। राजीव जी, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के सांसदों का डेलीगेशन भारत में था और वो राहुल गांधी से मिलना भी चाहते थे, शायद मुलाकात नहीं हो पाई उनकी। अभी 22 तारीख को यानी परसों जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की समिट है। मोदी साहब जा रहे हैं वहां पे और हो सकता है कि चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात वहां हो। इस वजह से, और अगले महीने
भारत में G20 है, उसमें वो आएंगे तो मुलाकात होगी, लेकिन ये बायलैटरल मीटिंग हो सकता है कि हो 22 से 24 के बीच में किसी भी दिन। पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं कि भारत चीन को क्या जवाब देता है, और मोदी साहब ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी वहां गए और वहां खड़े होकर पेंगोंग त्सो लेक के सामने खड़े होकर वो बोल रहे हैं कि हम चीन की हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग बता रहे हैं कि चीन ने जमीन पे कब्जा किया है, और जो लोग बता रहे हैं वो कौन लोग हैं? जिनके जानवर वहां चरने जाते हैं। जो ये जानवर पालते हैं लोग, राजीव जी, ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन यही देते हैं। जी बिल्कुल। करगिल युद्ध में भी पहले इन्हीं लोगों ने बताया था कि घुसपैठ हो रही है। तो ये राहुल गांधी का वहां से खड़े होकर संदेश देना पूरी दुनिया ने देखा, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की वर्ल्ड कम्युनिटी इंतजार कर रही थी। अब आप याद कीजिए कि अमेरिका में राहुल गांधी ने चीन के बारे में क्या कहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोलते वक्त। तो वहां से लेकर और पेंगोंग त्सो लेक तक राहुल गांधी दुनिया के सामने चीन से भारत कैसे डील करेगा उसका एक मॉडल दे रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक मॉडल भी है, अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करने का मॉडल भी है, और उसके जो इकोनॉमिक पावर है चीन की, जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का स्टेटस है, उसके खिलाफ भी एक मॉडल वो दे रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को ये भरोसा जा रहा है कि चीन के खिलाफ एक सशक्त मॉडल भारत से इमर्ज हो रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी एक अकेले व्यक्ति नहीं है जो वहां पे गए और मोटरसाइकिल चले गए। मोटरसाइकिल से जाना एक मीडिया कंजम्पशन हो सकता है, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ही यही है कि हम वहां तक गए मोटरसाइकिल से और वहां जाके हमने चीन के खिलाफ ये बात की है। ये इंपॉर्टेंट संदेश देने वहां राहुल गांधी गए। मकसद मुझे लगता है कि यही रहा होगा, बाकी सब तो फोटोग्राफी है। तो दुनिया की निगाहें इस वक्त, अब मैं जो बात कह रहा था कि राहुल गांधी अकेले नहीं गए, वो इंडिया गठबंधन के सबसे ताकतवर नुमाइंदे हैं। भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद दिखाई दे रहा है कि मास अपील कितनी है उनके अंदर। लोकसभा में वापस आए धूमधाम से। तो राहुल गांधी वहां अकेले नहीं है, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें, क्योंकि पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं खासकर जियो पॉलिटिक्स में, वो ये भी देखते हैं कि ऑल्टरनेटिव जो भारत में राजनीति हो रही है उनकी विदेश नीति क्या होगी। और इस लिहाज से राहुल गांधी की जो यात्रा थी और जो उनका बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत की साख के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत से चाइना एक्सपर्ट राजीव जी हमको बताते थे, और इस आपके चैनल पर भी एक इंटरव्यू मैंने किया हुआ है जी, कि वो कह रहे थे कि चाइना की पॉलिसी है जी कि वो सलामी स्लाइसिंग करता है। सलामी स्लाइसिंग में मतलब 3 कदम आगे जाता है, फिर दबाव बनता है तो 2 कदम पीछे आता है। और ये काम वो BRI के लिए कर रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए कर रहा है। ये चाइनीज एक्सपर्ट ने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। और चाइनीज एक्सपर्ट ने एक और बात कही थी कि मोदी साहब को स्टडी किया है। वो ये बात राहुल गांधी ने भी कही है कई बार। उन्होंने मोदी साहब को स्टडी किया कि ये हार नहीं मानेंगे, अपने लोगों से ये गलत बयानी करेंगे और इनके समर्थक इनकी बात को मानेंगे। इसलिए चाइना जब कब्जा करेगा जमीन पे तो भारत में बहुत शोर नहीं मचेगा। चाइना का ये कैलकुलेशन जो प्रेडिक्शन था जो चाइनीज एक्सपर्ट का, वो बिल्कुल ठीक था। चाइनीज एक्सपर्ट एक बात और कहते हैं, देखिए चीन भरोसे वाला देश नहीं है जी। चाइनीज एक्सपर्ट एक और बात कह रहे हैं कि चाइना ईस्टर्न फ्रंट पे बड़ी तैयारी भी कर रहा है। आप चाइना के
आपके कल के इनिशिएटिव पे आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते सवाए इसके कि आप तैयारी रखें। तो मोदी साहब ने ना कोई घुसा है, ना हमारी किसी पोस्ट में कब्जा किया है, ये बात जो है पूरी दुनिया को नागवार गुजर रही थी। अब दूसरी चीज की देखिए अभी तक क्या हुआ है, जो आपकी गोरगा हॉट वाटर स्प्रिंग रीजन है ईस्टर्न लद्दाख में, वहां तो आपने डिसएंगेजमेंट दोनों फौजों का हो गया, जो कि आपका जो पेट्रोल पॉइंट 15 है। लेकिन आप ये देखिए कि डेप्सोंग और डेमचौक इन दो जगह पे 2 साल से चाइना है, वहां पे कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ। तो आपके कितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स उसने ले लिए हैं, आप वहां तक वापस नहीं आ पाए। ये तो एक बात है जो स्ट्रेटेजिक है। दूसरी बात जो किरण रिजिजू कह रहे हैं, बहुत ही नॉन सीरियस बात है। आप शाहरुख खान की फिल्म की बात करें, मैं तो खुद गया हूं, कार चला के भी गया हूं, मोटरसाइकिल से भी गया हूं। वहां की सड़कें पहले से अच्छी है। प्रशांत जी आप कब गए थे, किस साल में गए थे? मैं 2011 में भी गया हूं। देखिए 2011 में, लेकिन मोदी जी की सरकार आई है 2014 में और दावा कर रहे हैं कि 2014 के बाद हमने वहां की सड़कें अच्छी बना दी, इसलिए आज राहुल गांधी बाइक चला रहे हैं। जी तो उस सड़क पे भी गया हूं, जिस सड़क पे जहां से आप कश्मीर जाते हैं द्रास और करगिल होते हुए, जिस सड़क में एक ऊंची दीवार है और वहां पे लिखा हुआ है, उस दीवार में आज भी लिखा हुआ है कि ड्राइव केयरफुली एनिमी इज वॉचिंग यू, क्योंकि ऊपर की चोटियों पे ये माना जाता है कि पाकिस्तानी आपको देख रहा है। तो वो सड़क भी बहुत बढ़िया है। देखिए ये जो बॉर्डर सड़कें हैं, हम सबको समझना चाहिए कि जहां पे भी आर्मी का डिप्लॉयमेंट होगा, जहां आर्मी के कॉन्वॉय जाएंगे, जहां आर्मी के बख्तरबंद गाड़ियां जाएंगी, सप्लाई चेन होगी आर्मी की, वो सड़कें हमेशा अच्छी होती हैं। कश्मीर में भी अच्छी है, लद्दाख में भी अच्छी है, उत्तराखंड में भी अच्छी है। वो सड़कें बीआरओ बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और सबसे अच्छी सड़कें वो बनाते हैं। वो पैरामिलिट्री फोर्स है। तो जहां पे भी आर्मी का डिप्लॉयमेंट होगा वहां की सड़कें कभी खराब नहीं होती हैं, और खराब अगर मौसम से हो भी जाए तो तुरंत रिपेयर होती हैं और मोटरेबल होती हैं। तो किरण रिजिजू साहब क्या जानते हैं, कभी वो गए होंगे वहां, पता नहीं। दूसरी बात, डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे थे राजीव जी, लद्दाख हिल काउंसिल का पहला इलेक्शन मैंने बतौर करस्पॉन्डेंट कवर किया है। 1 किलोमीटर लंबी लाइन और लोग अपनी हैट लगा के और ट्रेडिशनल वेशभूषा में वोट देने आए थे। वहां वोट देने की लाइन में याक डांस हो रहे थे, चाय के वो लेकर लोग लेकर आए थे। मेरे तो आंसू निकल आए कि भारत के इतनी दूर सुदूर एक इलाके में जो ठंडा रेगिस्तान है, वहां पे लोकतंत्र के लिए इतना उत्साह। आप सोचिए, सुबह 7 बजे 1 किलोमीटर लंबी लाइन आपको मिले। तो डेमोक्रेसी, अब वहां से आपने डेमोक्रेसी छीन ली। वहां के लोग बड़े सजग हैं और बहुत मदद करते हैं, मतलब हमारे देश की रक्षा करते हैं। द्रास करगिल ने झेले बम जी, कोई वहां दुकान, कोई मकान नहीं होगा कि जहां पे गोला न गिरा हो। तो इस मायने में राहुल गांधी की वो यात्रा फ्रूटफुल है। देश में जो सुदूर में लोग रह रहे हैं, दूसरे कल्चर के लोग हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए बहुत कारगर साबित होती, वो भी इंतजार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और भी आते हैं आपसे, और भी कुछ जानकारी लेंगे, लेकिन आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। प्रमोद अग्रवाल जी, आपसे जरा राजनीति समझते हैं, राजनीति राहुल गांधी की और राजनीति जिसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी की। जरा ये बताइए कि राहुल गांधी जब पहुंचे हैं लद्दाख, तो यहां परेशानी क्यों होनी चाहिए?
लद्दाख से वो चीन की बात कर रहे हैं, क्या इसलिए परेशानी है? लद्दाख में मोटर बाइक चला रहे हैं, इससे भी परेशानी है। इसलिए भी यहां क्या बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों पे बयान सरकारी पक्ष के आ चुके हैं, मंत्रियों के बयान। ज्योतिरादित्य सिंधिया आजकल राहुल पे वार करने लगे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आना ही था। स्मृति ईरानी जी अपने बयानों में खुद घिर जाती हैं, तो आजकल चुप हैं थोड़ा सा। और जब से वो सेल्फ गोल की हैं संसद के अंदर, फ्लाइंग किस वाला जो सेल्फ गोल था, उसके बाद से वो थोड़ा और भी पीछे हैं, बैकफुट पे हैं। और उसके बाद अभी जब अजय राय साहब ने घोषणा कर दी कि राहुल अमेठी में आ रहे हैं, तो ऐसे भी वो थोड़ा बैक हो गई हैं। तो 3-4 कदम पीछे जा चुकी हैं स्मृति ईरानी, नजर आ रहा है। अब एक नए मोर्चा संभाला है, नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरे किरण रिजिजू तो आते जाते रहते हैं। जरा आपसे समझूं कि राहुल गांधी की बातों में जो दम है, जो वो हर बार साबित करते रहे हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते भी हैं, और अगर नहीं दिखा पाए तो वीडियो जारी करके दिखा देते हैं कि ये देख लो भाई, मैं तो गया था। मणिपुर भी गए, जहां मोदी जी 56 इंच वाले नहीं जा पाए, एक अकेला सब पर भारी नहीं जा पाया मणिपुर आज तक, न नूह जा पाए और न लद्दाख जा पाए। तो इन तीनों चीजों को अगर देखा जाए, और खासकर मणिपुर और लद्दाख, जहां एक अकेला आदमी गया है और वो अभी है लद्दाख में, राहुल गांधी, राजनीति को जरा समझाइए। इसलिए क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, वहां भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तेलंगाना में, मिजोरम में चुनाव है, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं। यानी कि अभी उल्टी गिनती शुरू है। और ऐसे में राहुल गांधी की राजनीति और कितना घिरते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पोल कितने झूठे दावों की कितनी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। स्वप्न लोक के सौदागर का स्वप्न लोक उजड़ रहा है। मणिपुर में एक घटना हुई थी, आपको याद है, वहां पर न तो सेना थी, न राष्ट्रपति शासन था, न वो केंद्र शासित था। वहां की घटना, वहां नेट भी चालू था, तब भी 1.5 महीने बाद आम आदमी तक पहुंच पाई थी। तो यहां तो पिछले 4 सालों से सब कुछ सरकार के कब्जे में। वहां के जो साथ खड़े थे लोग राहुल गांधी के साथ, उनका दर्द समझिए। उस दर्द का बयान एक लाइन में किया है राहुल गांधी ने कि किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए कि चीन अंदर है या नहीं। देश की सरकार, देश का मीडिया उस किसी से पूछने जाने के बजाय देश को इतिहास में ले जा लेता है कि आपने ऐसा किया था। ठीक है भाई, किया था, आज से 60 साल पहले किया था। उस समय देश क्या था? आज जिस सड़क की बात कर रहे हो आप, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस समय नहीं था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना के दिया गया, उस पर आपने डामर की लेप लगा दी और कहा हमारी सड़कों पर आप चल रहे हैं। अच्छा किया ये नहीं कहा कि महिंद्रा की मोटरसाइकिल भी हमने बनवाई। सबसे बड़ी बात यह है कि ये छद्म लोग हैं। कारगिल में इनकी सरकार के रहते पाकिस्तान जैसा हमारा दुश्मन देश हमारे घर में घुस गया। हम अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसको बाहर कर दिए अपने देश से और उसका नाम दे दिया विजय दिवस। विजय दिवस मनाते हैं हम उसके नाम से, जबकि हमने कोई दूसरे की जमीन पर युद्ध नहीं किया था, हमारी अपनी जमीन पर युद्ध किया था। हमारे घर में आपकी नाकामी की वजह से लोग घुस गए थे, उसको आपने बाहर खदेड़ा था। ये सरकार उससे भी बढ़कर बड़ी सरकार है। ये हमारे घर में घुसे हुए लोगों को घुसने से ही इनकार कर देती है। मैं तो समझता हूं कि चीन बहुत खुश होता होगा, उसकी विदेश नीति बड़े खुश रहती होगी कि भले ही कुछ हो चाहे मत हो, मोदी सरकार का भारत में बने रहना अनिवार्य है। जिसका विदेश मंत्री ये कहता है कि वो हमसे बड़ा देश है, हमसे बड़ा व्यापारिक देश है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। जिसका प्रधानमंत्री घुस जाने के बाद भी ये कहता है कि हम ना कोई घुसा है ना किसी का कब्जा है, तो फिर बताइए कि ऐसा कोई पड़ोसी देश होगा क्या जो चाहेगा कि ये सरकार ना बनी रहे? भारत के लोगों से ज्यादा तो चीन चाहता होगा कि ये सरकार बनी रहे।
आप गलवान जब हुआ था, आपको याद होगा कि वहां पर जब सैनिकों की मरने की खबरें आनी शुरू हुई थी, तो पहले 3, फिर 7, फिर 9, फिर 13, फिर 19 और अंत में जाकर सिलसिला थमा था 20 या 24 पर। जी। उसके बाद भी आपने ये कहा था कि हमने उनके ज्यादा मारे। आपने कोई सबूत नहीं दिया, सबूत पूछो तो ये कह देते हैं कि आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। आप बताइए ना, अब तो सामने वाला जाकर के सबूत मांग रहा है आपसे, कह रहा है कि आके गांव वालों से पूछ लो कि कोई घुसा है कि नहीं घुसा है, बता देगा आपको। और इससे ज्यादा और सबूत चाहिए तो आप खुद चले जाओ। खुद तो आप जाते नहीं, मणिपुर भी नहीं जाते, लद्दाख भी नहीं जाते, फिर कहां से सबूत मिलेगा आपको? दिल्ली में बैठे बैठे तो मिलेगा नहीं कि आपका ड्रोन जाए और पता करके आ जाए कि भाई साहब ये सबूत रहा कि चीन घुसा हुआ है। रही बात इनकी आलोचनाओं की, जैसे आपने स्मृति ईरानी के बारे में कहा, तो स्मृति ईरानी का रवैया तो आप देख ही रहे हैं, संसद में तो देखा ही था, आपने एक चैनल में भी देखा होगा। अपने एक मित्रवर पत्रकार के उन्होंने किस तरह से समझाया है। कम से कम हिंदुस्तान में किसी नेता ने किसी पत्रकार को लाइव कार्यक्रम में इस तरह की झलकी तो नहीं दी होगी आज तक। और उन एंकरों को भी पता चल गया होगा कि वफादारी उतनी ही करनी चाहिए जहां तक पूछ ले, जब पैर पड़े तो काटना आना भी चाहिए, लेकिन अभी काटना नहीं, कब सीखेंगे हिला रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं जी। जिस समय युद्ध हुआ होगा 62 का, मैं तो शायद पैदा नहीं हुआ था उस समय, जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके बाद के 3 जो युद्ध हुए, नाथुला वाला युद्ध हुआ, सिक्किम का हुआ, अरुणाचल का हुआ, उसका उदाहरण क्यों नहीं देते आप? उस समय भी भारत आज से 40 साल पीछे था, तब भी हमने विजय हासिल कर ली थी। आज हम इतने सक्षम हैं, बताते हैं अपने आप को कि हम कहते हैं कि हम चाहें तो चुटकियों में पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो अक्साई चीन ले क्यों नहीं लेते भाई साहब? आपको किसने रोका है? आप जो चाहे, जो मन में आता है वो सब तो कर रहे हैं। आप संविधान बदल सकते हैं, आप देश का कानून बदल सकते हैं, आप लोगों का माइक बंद कर सकते हैं संसद में। चीन के खिलाफ कुछ भी बंद करने के पहले आपकी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? जी। अजीब से सवाल करते हैं ये, अजीब से जवाब देते हैं। खुद प्रधानमंत्री कभी किसी जवाब के सामने आते नहीं। रक्षा मंत्री क्यों नहीं बोलते इस मामले पर? ऐसे मंत्री को लगा देते हैं जिसके विभाग में काम ही नहीं है, तो सिर्फ उसको बोलने के लिए मंत्री बनाया हुआ है। क्षमा कीजिएगा। अगर ये बात करते हैं कि हमारी सड़कों पर ये राहुल गांधी चले, तो आप जिस संसद में बैठ रहे हैं, आप जिस देश के पार्लियामेंटेरियन हैं, उस देश के 56 साल उन्हीं लोगों ने बनाए हैं जिनके दम पर आप संसद के अंदर बैठे हुए हैं। संसद की एक भी कुर्सी ऐसी नहीं होगी जिसपे कांग्रेस का सांसद विराजमान नहीं रहा होगा। किस बात की बात करते हैं आप? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो, उनके पापा भी मंत्रिमंडल में रहे कांग्रेस के, वो खुद भी रहे, तब उनके जबान ये वाली क्यों नहीं निकली कि 62 में क्या हुआ था? तब तो आप वहां तलवे चाट रहे थे। राजा साहब को पता है कि 57 में जो उनके खानदान ने किया था वो भाजपा को पछता नहीं। भाजपा में गए, कांग्रेस से गए सैकड़ों नेताओं की लिस्ट गिना सकता हूं, छत्तीसगढ़ में भी गिना सकता हूं मैं आपको। विद्याचरण शुक्ला भी गए थे भाजपा में, चुनाव लड़ा उन्होंने, उनकी क्या दुर्गति करी भाजपा ने सबको पता है। नंद कुमार साय तो उनके खुद के नेता थे, उनको जोगी के सामने एक बड़ा चरित्र बना करके पहले चुनाव में उतार दिया कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो बेचारे चुनाव लड़ गए, हार गए। आज उनकी यह हालत है कि जिस जनसंघ की उन्होंने स्थापना की थी छत्तीसगढ़ में, उसे छोड़कर उन्हें कांग्रेस की शरण में जाना पड़ा है। और भी बहुत सारे नेताओं के नाम गिना सकता हूं छत्तीसगढ़ में। जागेश्वर साहू थे, कोषाध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस, वो भाजपा में गए, 4 चुनाव लड़ाया भाजपा ने उनको, लेकिन चारों में जानबूझकर हरवाया कि कांग्रेस से आकर भाजपा में कोई नहीं जीत सकता। ये जताना चाहते थे। लोकतंत्र को उपहास अगर बनाना है तो भाजपा में जाके शामिल हो जाइए,
चुनाव लड़िए, राज्यसभा में मत जाइए, आपको फिर आपकी औकात दिखा देगी मध्य प्रदेश की जनता कि आप क्या हैं। अपने ड्राइवर से पिछले बार आप हारे थे, इस बार एक सामान्य से कार्यकर्ता से आप हार जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें करने से लोकतंत्र नहीं चलता है, लोकतंत्र में करके दिखाना पड़ता है। और करके सिर्फ अगर आप इस वक्त में कोई दिखा रहा है तो एकमात्र आदमी है वो राहुल गांधी है, जो ये दिखा रहा है कि लोकतंत्र को चलाया किस तरह से जाना चाहिए और वो उस तरह से उसको चला रहे हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं उनको कि उन्होंने देश के लोकतंत्र को इस तरह से समझा है अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और वो यात्रा लगातार अपनी माला में नए नए मोती पिरोते चले जा रही है और मोदी जी बड़े संकट में आते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, राहुल गांधी सही मायने में भारत के लोकतंत्र की तस्वीर दिखा रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र कितना खूबसूरत है। उस खूबसूरत तस्वीर में भारत की खोज भी कर रहे हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक दूसरी यात्रा जल्दी ही सितंबर महीने में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो पहली यात्रा है उसका एक्सटेंशन चल रहा है। आना चाहता हूं राहुल लाल जी, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, एक तो लेट हो गए कार्यक्रम में और उसके बाद देखिए चर्चा जो हो रही है बहुत इंफॉर्मेटिव चर्चा, चाहे चीन की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे होम अफेयर्स की बात हो, घरेलू मसले की, या बात राहुल गांधी के खुद की हो, देश के लोकतंत्र की हो, संविधान की हो, तमाम बातें हम यहां कर रहे हैं। जरा आपके नजरिए से समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी जिस लोकतंत्र को दिखा रहे हैं, जिस देश की तस्वीर दिखा रहे हैं, उस तस्वीर में प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के या उनकी पार्टी के जो उनके साथी सहयोगी हैं, उनके जो दावे हैं, उनकी जो बातें हैं, उन बातों में कितना दम दिखाई देता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दावा और वादा जो भी करते रहे हैं, उनकी पोल तो राहुल गांधी खुद लद्दाख जाके खोल ही रहे हैं। ना सिर्फ लद्दाख, मणिपुर जाकर के भी उन्होंने पोल खोली थी और कई ऐसे मौकों पर राहुल गांधी आगाह करते रहे हैं। लेकिन अब यहां से जो बातें आ रही हैं, क्योंकि अब लद्दाख में 25 तारीख तक रहना, करगिल से लेकर के और तमाम दूसरी जगहों पे जाना और लोगों से मिलना, फिर 370 की बात भी आएगी। और इसी बीच जैसा अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बता भी रहे थे कि 22 तारीख को यानी परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका जाने वाले हैं। वहां ब्रिक्स कंट्रीज की मुलाकात होनी है। ब्रिक्स देशों में भारत भी है, साउथ अफ्रीका भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, आप जानते हैं। तो इन कंट्रीज में से जब चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्षों को वहां पर की मुलाकात होगी, फिर से वहां झूला तो उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन देखते हैं तस्वीर क्या आती है। यह तस्वीर बहुत कुछ कहेगी। क्या यहां एक चोट राहुल गांधी पहले से दे चुके हैं कि आप जब मिलने जा रहे हैं साहब वहां शी जिनपिंग से, तो फिर होशियार होके जाइए, मैं यहां मौजूद हूं। और देखिए एक्सटेंशन उनका राहुल गांधी का 25 तारीख तक है और 22 तारीख को मीटिंग है। याद आएंगे राहुल गांधी बहुत ज्यादा, क्या राहुल लाल जी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लद्दाख की एक लंबी यात्रा पर राहुल गांधी गया है, उससे पूरे के पूरे बीजेपी सरकार की नींद उड़ी हुई है। इसमें कहीं कोई दो राय वाली स्थिति नहीं है। क्योंकि देखिए जिस तरह से 2020 में गलवान की स्थितियां हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री का जो बयान था, देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर आगे चलती है, लेकिन पहली बार पता चला कि वो तो राष्ट्रवाद से संबंधित उनका बयान ही एक तरह से वो देश को नुकसान पहुंचाने वाला बयान प्रधानमंत्री ने दे दिया। जब हमारे घर में कोई चोर घुस जाए राजीव जी, और हमें पता हो कि हमारे 4 कमरे का घर है और एक कमरे में जो है कि चोर घुस चुका है, लेकिन मैं अपने इज्जत बचाने के लिए मैं स्वीकार नहीं करूं कि नहीं चोर अंदर आ गया और मैं कह दूं कि नहीं ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया है, तो फिर वो चोर उस कमरे से बाहर कैसे जाएगा? और यही स्थिति रही कि चीन ने प्रधानमंत्री जी के इस बयान का जितना बड़ा लाभ लिया, और मैं तो मानता हूं कि भारतीय कूटनीतिक इतिहास में प्रधानमंत्री के स्तर पर इससे बड़ी विफलता आज तक नहीं हुई थी, जो विफलता प्रधानमंत्री जी ने यह बयान देकर दिया कि न कोई आया है न कोई गया है। तो ये तो उनकी एक बड़ी विफलता की स्थिति रही। दूसरी चीज की देखिए, उसमें तमाम नियम कानून बनाए गए दिखाने के लिए कि नहीं चीन से कोई भी एफडीआई नहीं आएगा, एक एफडीआई की जांच की जाएगी। ये सब चीजें 2020 में गलवान घाटी के उस प्रकरण के बाद निर्णय लिया गया था, जब हमारे जवान वहां पर शहीद हुए थे। आज देख लीजिए कि चीन से किस प्रकार से निवेश हर तरफ बिना जांच पड़ताल के हर तरफ निवेश आ रहा है। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं
क्योंकि 20,000 करोड़ का जो अडानी से पूछ रहे हैं उसमें भी आरोप है कि वहां पे भी कुछ चीनी जो है कि पैसे जो है कि उसमें गलत ढंग से आए हैं। तो क्या चीन से, सवाल तो यह भी बनता है कि क्या चीन से कुछ इलीगल राशि जो है कि अडानी जी के साथ आया हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए 2-3 चीजें और है। देखिए उसके बाद आपको याद होगा राजीव जी कि भारतीय सैनिकों ने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी और कैलाश रेंज की ऊंची ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया और वहां से फिर हम लोगों को एक तरह से काफी बढ़त मिल गई थी हम लोगों को पूर्वी लद्दाख में। लेकिन फिर देखिए उस समय डिसएंगेजमेंट के नाम पे, जो कि अब तक हुआ भी नहीं है पूरे ढंग से, उन सैनिकों को फिर से नीचे आने के लिए आदेश कर दिया गया। तमाम रक्षा विशेषज्ञों ने उसमें चिंता प्रकट की थी कि कैलाश रेंज को छोड़ना भारत सरकार का एक गलत निर्णय है। यानी अगर हमारे सैनिक कुछ प्राप्त भी कर ले तो प्रधानमंत्री जी और जो भारत सरकार है उससे उनको फिर से जो है कि वो पुरानी स्थिति में ला दे रहे हैं और चीन की स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारी सेना को फिर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों के रेंज से फिर से ने वापस कर दिया। यहां पे भी आप देख लीजिए कि सरकार की कितनी गड़बड़ी रही। उससे बड़े ढोल नगाड़े के साथ, गाजे बाजे के साथ यह निर्णय लिया गया था कि आत्मनिर्भर भारत को काफी आगे बढ़ाया जाएगा। चीन के साथ जो व्यापार असंतुलन है उसको दूर किया जाएगा, व्यापार घाटा जो चीन के साथ है उसे दूर किया जाएगा। उस मामले में भी अगर हम लोग देखें कि 3 साल बीत चुके हैं उन घोषणाओं के, व्यापार घाटा दूर नहीं हो रहा है, बल्कि हर साल जैसे जैसे साल आगे बढ़ता चला जा रहा है गलवान घाटी के प्रकरण के बाद से चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा और प्रत्याशित तौर पर बढ़ता चला जा रहा है। तो फिर देखिए उनका आत्मनिर्भर भारत का नारा कहां चला गया और कहां पे चली गई सारी चीजें। जी। ये जो सेना, एक तो सेना की उपलब्धि का सम्मान, सेना का सम्मान अपने माथे पे लेके घूमते हैं और सेना को सम्मान भी नहीं देते हैं। अभी हम लोगों ने जो मणिपुर में जो स्थितियां देखी कि जिस तरह से मणिपुर पुलिस से FIR दर्ज कराया गया असम राइफल्स के ऊपर, हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सेना का कितना सम्मान करती है और अर्धसैनिक बलों का कितना सम्मान करती है। जबकि देखिए आप ही की डबल इंजन की सरकार थी, तो आखिर इस प्रकार से मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के बीच में टकराहट की स्थिति कैसे आई? सेना के तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आप सेना के ऊपर विश्वास करते हैं। भारत वो देश है जो कि सोचिए कि हम लोग 80 के दशक से कारगिल के ऊंची ऊंची चोटियों पर हम लोगों को लड़ने की महारत हासिल है और भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आपको जहां सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए आप सेना में अग्निवीर की योजना लेके आ जाते हैं। अग्निवीर योजना को लेके जितनी सेना के भीतर इस समय जो है कि असंतोष है, इस समय वो स्थितियां कभी नहीं रही थी। एक सेना जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई नेहरू जी ने तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, तो भाई उन्होंने हिंदी चीनी भाई का नारा दिया और चीन के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, लड़ाई में हम हारे जीते। अभी तो बहुत अच्छी चर्चा हुई थी कि 1967 में भी फिर जो है कि चीन के साथ भिड़ंत हुई थी और उस भिड़ंत पे भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसकी चर्चा क्यों नहीं की जाती है? चीन के 300 से ज्यादा सैनिक जो है कि मारे गए थे उस लड़ाई में। तो देखिए आप सेना का सारा सम्मान, सेना के किए गए उपलब्धियों को अपने नाम पे ले लीजिए और सेना को आप अग्निवीर के हवाले कर दीजिए। सेना के वेतन और पेंशन देना आपको भारी लग रहा है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, बीजेपी सरकार से कहूंगा कि अगर आप अग्निवीर स्कीम इसके लिए लेके आ रहे हैं कि सेना का वेतन पेंशन देना आपको भारी भरकम लग रहा है, भारत सरकार लोगों से आह्वान कर लीजिए, आप लोग अपना सारा दान कर देंगे सेना के लिए। भाई आप अगर सेना के नहीं हुए तो फिर आप किसके हैं? आप सेना का नाम कैसे गड़बड़ कर सकते हैं? और देखिए 2-3 चीजें और राहुल गांधी ने जो स्पष्ट कर दिया, जो उनका बयान था, 2 संकेत वहां से गए। एक तो देखिए राहुल गांधी ने जिस तरह से बाइक से वो सवारी की है, तमाम सोशल मीडिया पर तमाम युवाओं के साथ उनकी जो कनेक्टिविटी बनी है, जो मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी इस समय युवाओं के जो है कि बिल्कुल, अगर युवाओं के बीच में कोई नेता है आज के समय में तो वो राहुल गांधी है। भारत जोड़ो यात्रा के समय से और अभी इस यात्रा के माध्यम से फिर से वो युवाओं के साथ उन्होंने जबरदस्त कनेक्टिविटी बनाई है और युवा अब उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी देश के लिए क्या बात कर रही है, वो राष्ट्रवाद के लिए क्या बात कर रहा है और राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा यहां पे भीड़ में किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी व्यक्ति बताएगा कि जो भारत के चारागाह हैं उसके ऊपर चीन का कब्जा हो चुका है। ये हर कोई बता रहा है। तो सोचिए कि कोई भी जाके पुष्टि कर सकता है उसका। और जो किरण रिजिजू जो बयान दे रहे हैं राजीव जी, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगा बयान, क्योंकि मैं पहली बार मैंने जो है कि पैंगोंग लेक मैं प्रथम बार गया 2012 में वहां पे, और वो मैं होली के समय गया था जिस समय कि पूरा पैंगोंग लेक बिल्कुल जमा हुआ था, फ्रोजन पैंगोंग लेक। और मैंने उस समय देखा है कि वहां की सड़कें कितनी शानदार थी। तो किरण रिजिजू जी कृपया देश को झूठ बोलना बंद कर दीजिए। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा
एक तरह से लद्दाख से लेकर पैंगोंग लेक पूरे एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने उस जमाने में देखा, और उस समय भी सड़कें बिल्कुल इसी तरह से चमकते दमकते हुए नजर आ रही थी। तो ये आरोप लगाना कि नहीं 2014 के बाद से ही देश आजाद हुआ है, अब देश में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम तरह की चीजें अभी बन रही है। भाई आपको एक संगठित सेना मिली है, 1962 की लड़ाई से तुलना मत कीजिए। आज एक संगठित सेना है आपके पास, जिसके पास तमाम प्रकार के अनुभव है। आप एक बार निर्णय लेकर तो दिखाइए, आप वो निर्णय लेने में भी हिचक रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी बिल्कुल सही समय पे गए हैं, जिसमें ब्रिक्स में वहां पे वार्तालाप होगी, पूरा 140 करोड़ की जनता ये सवाल पूछेगी मोदी जी से, और मोदी जी के ऊपर दबाव होगा कि वो चीन के सामने में लाल आंखें करके बात करते हैं कि नहीं करते। लाल आंख को छोड़ दीजिए, आंखों में आंखें डाल के आप बात करते हैं कि नहीं करते हैं चीनी राष्ट्रपति से। ये देश पूरा का पूरा देश नजर रख रहा है। तो इसलिए जो मैं टाइमिंग मानता हूं राहुल गांधी जी का, वो टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है। और जिस समय देखिए टाइमिंग एक तो ब्रिक्स के सम्मेलन के कारण महत्वपूर्ण है, ये टाइमिंग इस समय भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, हर जगह बीजेपी जो है कि वो बिल्कुल ही हार के कगार पे है, कहीं पर भी लड़ाई के रेस में नहीं है, और वहां पे फिर से वो फर्जी राष्ट्रवाद को वो आगे कर रहे हैं। आज हम लोगों ने देखा कि दिन में गृह मंत्री जो है कि अमित शाह कैसे पहुंचे हुए थे भोपाल, और उनके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा मुझे। वो जरूर मिस्टर घंटाधार और तमाम तरह के नाम ले लेके बीजेपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पुकार रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। और एक सवाल जो आप पूछ रहे हैं राजीव जी, स्मृति ईरानी को लेकर, तमाम बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि स्मृति ईरानी और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेगी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो इसमें जब से जैसे ये घोषणा हुई है कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी फिर से अमेठी आने वाले हैं, तो स्मृति ईरानी ने हाथ खड़े कर दिया, और उसको बीजेपी ने सी कैटेगरी के श्रेणी में रखा है उस सीट को, क्योंकि ए कैटेगरी में वो उन सीटों को रख रहे हैं जो बिल्कुल जीतने वाले हैं, और सी और डी में वो कमजोर कैटेगरी के सीटों को रख रहे हैं। अमेठी के सीट को भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने उसको सी कैटेगरी के श्रेणी में रखा हुआ है। तो आप सोच के देखिए कि स्मृति ईरानी के दिन, तो जिस समय से उन्होंने फ्लाइंग किस का फर्जी मामला उठाया है, तो तब से वो हमेशा पीछे जा रही है। उनका लग रहा है कि जो कैरियर है, राजनीतिक कैरियर, वो भी अब उनका रसातल में जाता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्मृति ईरानी गुजरात से चुनाव लड़ेंगे, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद वो गुजरात से भी नहीं लड़ेंगी, वो राज्यसभा का मदद लेंगी पहुंचने के लिए। तो सोच के देखिए कहां तो वो इतनी जो है कि आक्रामक हो रही थी राहुल गांधी के ऊपर, और एक बार राहुल गांधी ने वहां से लड़ने की घोषणा कर दी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गए। ये स्थितियां हैं इन लोगों की। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को और इसके तमाम प्रकार की चीजों को उन्हीं के मुंह से जवाब दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत जो तमाम उनकी यात्राएं अभी भी लगातार जारी है, उसमें लद्दाख पहुंचकर उन्होंने बड़ा मील का पत्थर का काम किया। एक चीज मैं कहूंगा, इन्होंने क्या बोला था 370 पे हटाते हुए, ये बोला था कि जम्मू कश्मीर का भी बड़ा जबरदस्त विकास होगा और लद्दाख का भी विकास होगा। लद्दाख में लोग बिल्कुल परेशान है, केंद्र शासित प्रदेश की मांग लद्दाख के लोग जरूर कर रहे थे, लेकिन अब लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश का ऐसा स्वरूप होता है, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। तो वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां, वहां के लोगों को डर है कि जो लद्दाख का पूरा इन्वायरमेंट है, पूरा इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वहां पे अडानी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर जाने वाले हैं, तमाम पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करके उनको वहां पे आगे दिया जाएगा। इसलिए याद भी है कि पिछले साल वहां के बड़े पर्यावरणविद ने जो है इसी साल उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था और उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। आज स्थिति यह है, एक तरफ जम्मू कश्मीर को उन्होंने पूरा ड्रग सिंडिकेट के हवाले कर दिया है। लोग तो वहां ये आरोप लगाते हैं कि ड्रग सिंडिकेट का पैसा दिल्ली में कहां पहुंच रहा है, तो आप सोच सकते हैं कहां पहुंच रहा होगा ड्रग सिंडिकेट का जम्मू कश्मीर का पैसा। तो जम्मू कश्मीर को अपने ड्रग सिंडिकेट को जोड़ दिया, और लद्दाख के भीतर वहां के लोग इतने अच्छे दिल के हैं, हर किसी से जब हम लोग बातचीत करते हैं लद्दाख में, तो हर कोई बताते हैं कि जब 1965 लड़ाई हुई थी, तो उस समय हमारे जो परदादा वो कैसे गोला बंदूक लेकर सेना की मदद करते थे। हर घरों में जितने भी लड़ाइयां चीन के साथ हुई है, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है राजीव जी तमाम घरों में। किसी के परदादा, किसी के परनाना, सबों ने उस लड़ाइयों में बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है लद्दाख के लोगों ने। तो इसलिए वो भारत के साथ बड़ी अपेक्षा और उम्मीद के साथ देख रहे थे कि आज जब वो संकट के समय में है, भारत का कोई एक बड़ा नेता उनके साथ जुड़े, और राहुल गांधी उनके साथ जुड़ने के लिए गए। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है राजीव जी। जी बिल्कुल। राहुल गांधी लद्दाख में हैं, और राहुल गांधी लद्दाख से यहां मैदान पे क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं, ये जरा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे, आप बताइए जरा क्या कुछ आप देख रहे हैं। वहां राहुल गांधी लोगों से भी मिल रहे हैं,
और मिलना जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका एक्सटेंशन है। और जो यहाँ बीजेपी के सांसद ने संसद के अंदर पूछा था कि आप लद्दाख नहीं गए, उन्होंने कहा आ रहा हूं और पहुंच। अब वहां पहुंचा तो दिया बीजेपी के सांसद महोदय ने, लेकिन अब परेशानी अलग दिखाई दे रही है। यहां निकल के जवाब देना पड़ रहा है राहुल गांधी के सवालों का, राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका। कैसे देखते हैं इसको राजनीति में आप? एक तो राजीव जी, मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं सांसद महोदय का टिकट न काट दे, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। सोचा था उन्होंने राहुल गांधी को घेरेंगे और मालूम पड़ा था कि वो घेर गए खुद ही जा करके। तो भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट भी काट सकती है, ऐसा भी हो सकता है। नया भी भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मसला है, किस टिकट काटते हैं, किस टिकट नहीं काटते हैं, उनका अंदरूनी मसला वो जाने काम जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो असली बात है राजीव जी, ये है कि राहुल गांधी ने जो भारतीय जनता पार्टी का छल और छद्म था उसको अच्छे तरीके से उजागर कर दिया, सारे देश के सामने, सारी दुनिया के सामने उसको ला करके रख दिया है। और यही भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का एक कुल मिलाकर के सबब है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां के लोग बता रहे हैं कि साहब जमीन पर कब्जा चीन ने किया हुआ है, और अगर चीन ने कब्जा नहीं किया है, अगर ऐसा है तो सरकार को दिक्कत क्या है? भाई राहुल गांधी को अभी वही मौजूद है, यहाँ से जाए कोई विशेष दूत और राहुल गांधी को ले आकर जमीन दिखा दे कि भाई देखो यहाँ पे कब्जा नहीं है चीन का, दिखा दे वजह करके। केंद्रीय मंत्री चले जाए, किरण रिजिजू चले जाए, वो जाकर के दिखा दे, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले जाए, हवाई जहाज के मंत्री है समय, तो हवाई जहाज से चले जाए, हवाई जहाज तो बचा नहीं है सरकार के पास, प्राइवेट जहाज से चले जाए, जाकर के दिखा दे जमीन कहाँ पे। तो कुल मिलाकर राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से आग बबूला हो रही है, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहां जाके बात किया, राहुल गांधी ने सीधी सी बात, राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या आपने देखा, तो जो लोगों ने बताया उन्होंने बता दिया कि लोगों ने ये बताया है। तो या तो भारतीय जनता पार्टी वहां के स्थानीय लोगों को झूठा साबित करना चाहती है, या तो ये हो सकता है कि स्थानीय लोग वहां गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के वक्तव्य पे इतनी आग बबूला हो रही है, तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी लेह और लद्दाख के स्थानीय लोगों को झूठा साबित करना चाहती है। अब फिर प्रधानमंत्री से पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अगर जमीन पर कब्जा नहीं किया है किसी ने, और जमीन अगर हमारे ही कब्जे में है, तो प्रधानमंत्री ने ये किसके लिए कहा था कि वो मार मार के ही मरे? तो किसको मारा, कहां मरे, प्रधानमंत्री बता दें। दूसरी बात की राजीव जी, जो चीन से संबंधों की बात हो रही है, शायद प्रशांत जी कह रहे थे या कोई और कह रहा था कि चीन की जो है वो सोचता होगा कि सरकार हमारी अच्छी है। जो वहां का चीनी मीडिया, चीनी सरकार का अखबार है, उसने बाकायदा 2019 के चुनाव से पहले लिखा था कि चीन के हित में मोदी सरकार का आना अच्छा है। तो ये तो बाकी स्थिति है। कुल मिलाकर के आप कुछ भी सवाल उठाते रहिए। अब पंडित नेहरू के ऊपर किसानों की जमीन दे दी थी। मुझे लगता है कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर भारतीय जो है वो लता मंगेशकर का गाया हुआ, प्रदीप का लिखा हुआ गाना वो जरूर सुनता है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री प्रातःस्मरणीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की चोल आदमी को उस गाने का इतिहास समझ लेना चाहिए। 26 जनवरी 1963 को वो गाना दिल्ली में गाया था लता मंगेशकर ने, और पंडित नेहरू सभा में मौजूद थे। पंडित नेहरू की आंखों से आंसू निकाले थे। अच्छा, प्रदीप से उसके देखने की कहा गया, तो प्रदीप ने कहा कि जिस गाने पे नेहरू के आंसू हैं उसका कॉपीराइट किसी को नहीं दिया था। तो आप किसकी बात करते हैं? आपने अगर चीन को छोड़िए, आपने कहीं भी आपके किसी व्यक्ति को शहादत दी कहा था, हालांकि उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल करके कह दिया था, लेकिन बात तो आपने किसी भी उसमें जो बदल जाओ। हमारे पिताजी हमको बता दी थी कि सन 62 का जब चुनाव हो रहा था तो पूरे देश से बर्तन और कपड़े जो थे वो सैनिकों के लिए इकट्ठे किए जा रहे थे, और ये तथाकथित देशभक्त लोग जो है ये जाकर के कलकत्ता के बाजार में उन सामान को बेच रहे। तो ये इनकी देशभक्ति चीजें निकलेंगी तो बहुत बहुत आगे तक जाएंगी ये सारी चीजें। तो कुल मिलाकर के ज्यादा इनको देशभक्ति की बात नहीं करनी चाहिए। देश जिस स्थिति में 47 में भारत का क्या नक्शा था, आज भारत का क्या नक्शा है, और 2014 को 26 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ दी थी, उस समय भारत का क्या नक्शा था, स्थिति सामने आ जाएगी कि भारत की जमीन जो किसने गंवाई है और किसने जमीन खोई है। तो ये सब लगे बाकी राजनीति है, सबको करना है, तो राजनीति करना
वो की पार्टी है वो, लेकिन राहुल गांधी वहां जो कर राहुल गांधी सीबीसी उसी को उन्होंने जी समझी को उधर राहुल गांधी दूसरे ढंग से देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और इधर सियासत अपने चरम पे है। और किरण रिजिजू हो रही है, स्मृति ईरानी की बात हो रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो रही है, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात तो हो ही रही है। जरा आपके नजरिए से भी समझूं कि राहुल गांधी की जो ये लद्दाख की यात्रा है, ये क्यों चुभ रही है? अगर चीन और बाकी इन सब चीजों को छोड़ दें, सामने चुनाव के हिसाब से क्यों चुभ रही है बीजेपी को? देखिए राजीव जी, जब बुरा समय आता है तो हर चीज चुपती है। जो अमलेंदु जी ने अभी कहा कि मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया उनका टिकट कट जाएगा, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, 50% मंत्री और एमपी बीजेपी के चाहें कि उनका टिकट कट जाए जिससे बेइज्जती ना हो 2024 के इलेक्शन में। अभी तक उनका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, और इस बार ऐसी हार होने वाली है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए जो आपने शीर्षक दिया है झूठे दावों की पोल, मैं थोड़ा सा आर्थिक पक्ष में लोगों का खाना चाहता हूं, क्या वास्तविकता में किस प्रकार का झूठ बोला जा रहा है। देखिए विश्व में दो प्रकार के देश हैं, एक इंपोर्ट ओरिएंटेड देश है, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश है। और चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोप है, ये सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश, और मुख्य तौर पर हिंदुस्तान है जो कि इंपोर्ट ओरिएंटेड, हमारी ट्रेड डेफिसिट रहता है। अब आप समझिए, जो इंपोर्ट ओरिएंटेड देश भारत, इसके लिए वीकेंड करेंसी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती, और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश होते हैं जैसे चीन है, जापान है, उनके लिए उनकी करेंसी का वीक होना फायदा है, क्योंकि जब उनकी करेंसी वीक होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको मिलता है। तो देखिए किस प्रकार से इंडिया को ट्रैप में ले रहे हैं, जब ये कहते हैं कि हमारी ही करेंसी वीक नहीं हो रही, यूरोप की वीक हो रही है। देखिए यूरोप की करेंसी वीक होने का फायदा है, हमारी करेंसी वीक होने का हमको नुकसान है। दूसरी बात समझिए, जापान के यहां जहां पे इंटरेस्ट रेट 0 या माइनस में है, अगर वो हमको 6% इंटरेस्ट पे भी लोन देते हैं, उनको भीषण फायदा है। जहां 0% इंटरेस्ट है, 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने गुना फायदा है। इसका मतलब वो पैसा इंटरेस्ट से नहीं कमाते हैं, वो जब हमारी करेंसी वीकेंड होती है, जैसे कल एक्सप्लेन किया था, जब हमारी करेंसी वीक होती है तो जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो, और यही एक बहुत बड़ा ट्रैप हिंदुस्तान के सामने आज है। जब 3 गुना आपके इंटरनेशनल लोन्स बढ़ जाए और आपकी करेंसी वीकेंड हो जाए, तो वास्तविकता में ये इतनी भयंकर स्थिति है। और जब आपके यहां परचेजिंग पावर कम हो जाए और इन्फ्लेशन बढ़ जाए, ये इतनी भीषण स्थिति है जो जिसका ज्ञान आपको राजीव जी, अगर इसी प्रकार से करेंसी अब 83.20 पे है, और पिछली बार मैंने आपसे कहा था और कैलकुलेशन करके कहा था, अगर 85 रुपए का डॉलर हो जाएगा, भारत बहुत ज्यादा विकट स्थिति में होगा। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, देश जनता केवल एक चीज से खुश है, सड़क बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल लोन्स और वो इंटरनेशनल लोन्स के भुगतान के लिए नए लोन आप उठा रहे हैं। इतना भीषण ट्रैप है, और करेंसी का वीकेंड होना देश की जनता को चेतना चाहिए। जो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें इंटरनल रिसोर्स से अपने देश की इकोनॉमी को केंद्रित करना, जो हमने 65 साल में जितना लोन नहीं लिया, उससे दोगुना लोन हमने 9 साल में ले लिया है जी। 50 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ छोटा मोटा नहीं होता, जो छोटी मोटी रकम नहीं है, और बड़ी रकम है। 3 गुना कर्ज में हम डूबे हुए हैं, और यह पिछले 9 साल का हश्र है। और आप लोग इन सब चीजों को समझना भी जरूरी है, क्योंकि देश की हालत और उसमें इकोनॉमिक हालत क्या है, ये नहीं समझें तो आप देश को नहीं समझ पाएंगे। आपको लोग ऐसे ही कभी 2047 का सपना दिखाएंगे, अगले 1000 साल का सपना दिखाएंगे, और उसके बाद आएंगे तो हम ही कह करके उससे लाल किले की प्राचीर की तरफ आपको ले जाएंगे। खैर, आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपसे, आपके पास, और आपसे जरा समझो, अब क्लोजिंग की ओर बढ़े हम, जरा समझो कि
राहुल गांधी की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, जरा इधर जो डेवलपमेंट है स्मृति ईरानी को लेकर के, चूंकि आप यूपी में हैं इसलिए भी समझना चाहता हूं कि क्या इतना ज्यादा इतनी हलचल है अजय राय के बयान पे कि राहुल गांधी वहां चुनाव अमेठी से लड़ते हैं, और अगर लड़ते हैं तो क्या आप देखते हैं कि राहुल गांधी चूंकि एक बार मात्र गए हैं, उसके बाद गए नहीं हैं, वो भी शायद वक्त गए थे, अमेठी गए नहीं, तो लगता है कि अमेठी अगर पहुंचे राहुल गांधी तो अभी जीत जाएंगे वहां से? अभी शायद हमारे साथी ने कहा कि जानकारी मिल रही है कि स्मृति ईरानी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझे राजनारायण जी याद आ गए, हालांकि उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, वो अलग किस्म के व्यक्ति थे, लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ जब दूसरी बार लड़ने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिसको एक बार उसको 100 बार हराया, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्मृति ईरानी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके। वो कहां जाएंगी, राज्यसभा से जाएंगी, क्या करेंगी, क्योंकि अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि जो चूड़ियां भेजती थी मनमोहन सिंह को महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर, वो अब चूड़ियां आ गई हैं। उन्होंने साज श्रृंगार करना बंद कर दिया है या चूड़ियां रखनी बंद कर दी, क्या किया है उन्होंने? या मोदी जी को उपहार में वो भेजने की उनकी हिम्मत नहीं है? क्योंकि महिलाओं का उत्पीड़न तो 2 गुना हो गया है। मणिपुर में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ था, और जो की अगर हम बात करें तो वो आजकल उनको सिलेंडर रानी कहते हैं। वो जो सिर पर रख करके चलती थी, 350 का था शायद, आजकल 1100 का है। अब वो क्यों महंगाई पर बात नहीं करती? और अभी तो पूछ लिया था, मैं नाम नहीं लूंगा आज तक, कि वो स्वनाम धर्म पत्रकार हैं, कि टमाटर जब 200-300 रुपए प्रति केजी बिक रहा था तो कुछ असर तो पड़ा होगा। तो स्मृति जी ने याद दिला दिया कि अगर मैं पूछूं कि जेल गए तो कैसा लगेगा आपको। अब ये चल रहा है, और इतनी बौखलाई हुई वो है, ठीक सिंधिया की तरह ही। परेशानी यही है कि अब अमेठी हाथ से ही नहीं निकल रही है, इज्जत भी हाथ से निकल रही है। और जो ऑरा बनाया था स्मृति ईरानी ने कि हर मुद्दे पर राहुल गांधी को खींचना, वो बराबर हमले करती थी राहुल गांधी पर। उन्होंने एक बार मायावती पर भी हमला किया था, ये दलितों को बखूबी याद है, वो भी रोहित वेमुला के मुद्दे पर। वो स्मृति ईरानी किस दिशा से भागेंगी और किस गली से भागेंगी, ये अमेठी के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि वहां जो सर्वे आए अभी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हम जिताएंगे, वैसे बीजेपी, लेकिन यहां तो राहुल गांधी को जिताएंगे। तो अब वो तय करें कि उनको क्या करना है, गुजरात जाना है या राज्यसभा से जाना है। हालात उनके तो समझ में आ रहे हैं, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन है, और उस पर वो चल भी रही है। मुझे तो अब थोड़ा सा दया आने लगी है उनके प्रति, सिंधिया के लोगों के प्रति, तो इसे पैथी भी हो रही है कि आखिर वो बेचारी करे तो करे क्या। राहुल गांधी जो रोज टास्क देते हैं, और मोदी जी के लिए तो मुश्किल है। अभी मैं सुप्रिया श्रीनेत का वो ट्वीट देख रहा था, और उन्होंने लिखा कि भक्त जो मैंने सुना है कि अब मोदी जी भी जिद कर रहे हैं बाइक चलाने की, वो करेंगे क्या, जाए लद्दाख बाइक चला करके। हालात इतने मालिक कर दिए हैं राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए, स्मृति ईरानी जी के लिए। मैं आज बड़ा जीप पर जोर दे रहा हूं क्योंकि मेरी सिंपैथी हो रही है उनके प्रति। ठीक ठाक करके मानेंगे, बदल रहे हैं, और ये अच्छी, इस देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी। हम लोग 1 साल के पहले जिस तरह से परेशान दिखते थे, बचिंतित थे क्या होगा, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता है जो सिर्फ को पसंद करता है, जो आजकल भगवान हो गया है, महामानव हो गया है, उसको ये इल्म हो गया है
देखिए अंदर से उसकी राहुल बोल रहे हैं कि भाई नहीं हूं, मेरा नाम राहुल है। अब मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो फोटो उनके फ्रेम में कोई दूसरा नहीं आ सकता, गृह मंत्री के बाद कोई तीसरा मंत्री भी नहीं आ सकता। आलम तो ये है, वो रामेश्वर कहां से आएंगे? इतनी मुसीबत हो गई है उनके लिए वो स्मृति ईरानी की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं थोड़ा उनके प्रति सिंपैथी व्यक्त कर रहा हूं। जी राजीव जी, सिंपैथी व्यक्त कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसी सिंपैथी लोगों पड़ेगी के लोग जैसे, क्योंकि देखिए चढ़ता है तो ढलता भी है। आज दिन है तो कल और सुबह के बाद शाम भी, और रात के बाद सुबह, और सुबह रात के बाद दिन, और दिन के बाद रात। ये प्रकृति का नियम है और उस नियम। जी आवाज तक खोलिए जी। एक सेंटेंस, जब संध्या समय होता है तो बौनों की परछाई लंबी हो जाती है। ये राजनीति की संध्या का दौर है। अब ये है कि वो सूरज वहां से ढल के नए लद्दाख से वहां से आप जब रोशनी आई परछाई ठीक होगी। जी बिल्कुल। प्रशांत जी क्या कहेंगे? नहीं, लद्दाख से जैसा आपने बहुत अच्छा सा रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री जब जोहान्सबर्ग में होंगे, शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की संभावना है, उसका एजेंडा राहुल तय कर दिया है। अब मोदी जी अगर वहां से खाली हाथ लौटेंगे तो देश की दुनिया की निगाहें होंगे कि देखिए राहुल गांधी ने देखिए लद्दाख में जाके कह दिया, आपके तो सामने तो ये बात। दूसरी बात देखिए, अभी 2 मीटिंग नहीं है जिनपिंग से, G20 में नहीं है। मुझे लगता है और मेरी ख्वाहिश 2020 पहले का जो की स्थिति थी गालवन में, उसके पहले की शोर हो जाए, निकल जाए, तब तो हम माने कि भाई आपकी कूटनीति जो है कामयाब है। दूसरी बात बहुत अच्छा जिसकी होनी चाहिए राजीव, कि प्रधानमंत्री मोदी के पीछे झूला होगा कि तो जोहान्सबर्ग में झूला तो वहां था गुजरात में, और थोड़ा सा आप देखिए कि मोदी साहब 9 बार और कोई 20 से ज्यादा बार उनका शी जिनपिंग से डायलॉग हो चुका है अलग अलग मौकों पर, कहीं मल्टीलैटरल में, कहीं बायलैटरल में। 9 बार मोदी जी चीन जा चुके हैं। और मैं आपको एक लिस्ट देता हूं, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए 1 बार गए, शास्त्री जी 1 बार भी नहीं गए, इंदिरा गांधी 1 बार भी नहीं गई 16 साल में, एक बार गए, देवेंद्र नहीं गए, गुजरात नहीं गए, छोटा कार्यकाल था। वाजपेयी जी 6 साल प्रधानमंत्री रहे, 1 बार रहे। मनमोहन सिंह 2 प्रधानमंत्री रहे और 2 बार चाइना गए। मोदी जी 9 बार गए। यानी सबसे ज्यादा बार चीन आप गए हैं। और मैं राजीव जी 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए गए। ये बात बहुत चौंकाने वाली है। इसका साथ आने चाहिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप चाइना किसके बुलावे पे जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, किनसे मिल रहे थे, ये चीजें देश के सामने आनी चाहिए। वो देश के सामने आने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपकी खामोशी है। बिल्कुल। इतना एंगेजमेंट अगर आपका चाइना के साथ, तो फिर चाइना की ऐसे हिम्मत होगी।
केवल टिकटॉक बैन करने से नहीं होगा काम। तो कोई बहुत डेफिनेट रोड मैप चाइना के साथ, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्री 2020 सिचुएशन को पे लौटने का हो, डिसएंगेजमेंट हो, रोड मैप आना चाहिए। वो G20 के पहले आए या इलेक्शन से पहले आए, ये समय की मांग है कि आना चाहिए। और एक मतलब चाइना, आप मुख्यमंत्री लोग हैं, विदेश नीति यूनियन सब्जेक्ट है ना, मुख्यमंत्रियों का काम नहीं है विदेशों से संबंध बनाना। कोई मुख्यमंत्री देश में नहीं जा रहा है, और जाते भी है तो किसी बिजनेस में जाते होंगे, कभी कोई इन्वेस्टमेंट लाने। 4 बार गए चीन, बात देश के सामने आनी चाहिए। अमेरिका वीजा था तो क्या करते, चीन निकल लेते थे। प्रमोद अग्रवाल जी, ये राजनीति क्या कहती है आपके नजर से? एक सवाल पूछना चाहता हूं राजीव जी सरकार से। मंत्री जी कह रहे थे कि सड़कें अच्छी है लद्दाख में, राहुल जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने दिखा दी। उसी दिन हादसा हुआ है, हमारे जवानों पर जा रही गाड़ी खाई में गिर गई, 9 जवान मारे गए। अगर इस बात की जांच करके बता रहे मंत्री जी कि सड़कें अच्छे के कारण दुर्घटना हुई है, वाहन गिर गया था, उसमें तकनीकी खराबी थी या वाहन इतना जर्जर था कि वो जाकर खाई में गिर गया, या उसको चला रहा जवान कोई अभी था जिसको चलाना नहीं आता। जांच नहीं करते हैं आप किसी भी बात, चाहे गलवान में मारे जाए जवान, चाहे पुलवामा में मारे जाए जवान। मैं प्रशांत जी के साथ हूं इस मामले में कि मोदी जी को 9 लाख करोड़ का व्यवहार देना चाहिए। जो चाइना जाकर क्या करते थे, वो एक फोटो दिखाया जाता है अक्सर भाजपा के मित्रों द्वारा, राहुल गांधी एक अकॉर्ड कर रहे हैं और उसके बारे में यह बताया जाता है कि इन्होंने समझौता किया हुआ था कांग्रेस में। तो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के में एक मुख्यमंत्री भाजपा का, जबकि उसका देश पर उस समय शासन नहीं था, क्यों जाता था चाइना और किस तरह के रिकॉर्ड साइन करके आता था? पुलवामा की जांच न होना भी क्या इसका एक बड़ा कारण है कि आप चाइना जाते थे और वो हमला भी उसी तारतम्य में कराया गया कि आपकी सरकार फिर से बनी जाए, क्योंकि चाइना तो लगातार ये मानता ही रहा है कि आप एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं और आपकी सरकार बने रहने से उसके व्यापारिक और सामरिक दोनों फायदे हो रहे हैं। और इसके जरिए जो विदेशी और अन्य जो एक्सपोर्टर देश हैं जो भारत को सामान सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें भी फायदा हो रहा है कि भारत की करेंसी भी गिर रही है, साख भी गिर रही है और वो उन पर ज्यादा डिपेंड होता चला जा रहा है। तो किसी भी पड़ोसी के लिए इससे अच्छी सिचुएशन और क्या हो सकती है? इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो लोग दूसरों से जवाब मांगते हैं, जो विपक्ष से जवाब मांगते हैं, वो खुद जवाब दें कि आखिर वो करते क्या है, अपनी बातें क्यों छुपते हैं, अपनी बातों पर पर्दा क्यों डाल के रखते हैं। सरकार का काम है, अगर राहुल गांधी ने कोई एकॉर्ड साइन किया है या कुछ ऐसा किया है जिससे चाइना से भारत की संप्रभुता खतरा होता है, तो आप सरकार में 9 साल से क्या कर रहे हैं? क्यों साफ कर देते कि गांधी ने ये किया है? आपका कोर्ट मानहानि के मुकदमे में तो 1 महीने में फैसला दे देता है, इतने बड़े मामले में आपकी सरकार ये जांच नहीं कर सकती कि उन्होंने किया था करें। आप क्यों बताते कि आपकी पार्टी ने चाइना से कितना चंदा लिया है? आप वहां जाकर किन व्यवसायियों से इस साधन सामान जुटाते थे? आपने देश में सरकार बन जाने के बाद उनको आप क्या देंगे उनसे समझेंगे थे, और आज भी आप क्या कर रहे हैं? 9-20 कमांडर स्तर की बैठकें हो गई आपकी गलवान के बाद। इसके बारे में भी बताया क्या कि 20 कमांडर मीटिंग्स में क्या किया है? क्या चाइना को हम एक कदम पीछे हटा पाए हैं? अगर हटा रहे हैं पीछे, अगर वो हट रहा है पीछे, तो जमीन तो आपकी हुई ना, वो अपनी जमीन पे तो पीछे हटेगा नहीं। तो फिर आप
सवालों का जवाब नहीं देते, पर्दे को, रहस्य की जो परतें हैं उनको स्वप्न लोक में ले जाते हैं, आत्ममुग्ध करते हैं और सब दिखाना शुरू करते हैं। जो पहले 5 साल के लिए 2022 तक दिखाया करते थे, फिर 2045 तक दिखाने लगे और इस बार तो अपने पहाड़ ही तोड़ दिया साहब। 1000 साल का फॉर्मेट बना दिया हिंदुस्तान का। पता नहीं मेरी कौन सी पीढ़ी इस बात का जवाब सुनने के लिए हाजिर रहेगी, मैं नहीं जानता, लेकिन भारत ने तो देख लिया कि लफाजी क्या होती है। और देश की सबसे बड़ी कुर्सी में बैठा हुआ आदमी जब लफाजी करता है तो दुनिया कैसे हंसती होगी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है इस बात का। 1000 साल का प्रोजेक्ट सामने है राहुल जी। इन 1000 साल में से पहले अभी का आज की जो परिस्थिति है, आज जो कुछ होने जा रहा है, 8 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, उसकी तो बात करें पहले। क्या राहुल लाल जी? देखिए, जो सही, देखिए मैंने तो कहा है कि प्रधानमंत्री जी पहले 1947 की बात करते हुए सुनाते थे, फिर 47 में देश को विकसित बनाएंगे, लेकिन अब तो वो 3023 चले गए कि 2023 से 3023 का भारत कैसा होगा। तो देखिए, मुख्य रूप से यह है कि वो वर्तमान का सामना नहीं करना चाहते। वर्तमान में राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पर एक्टिव हुए हैं, विपक्ष टीम इंडिया जो से संगठित होकर, और जिस तरह से तमाम लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग की 450 सीटों पर बिल्कुल सहमति बन चुकी है, वहां 1-to-1 मुकाबले की स्थिति हुई, तो इन चीजों का सामना करने में सक्षम नहीं है। अगर जो अमित शाह जी को सुन रहा था तो वो अभी भी 2G कॉमनवेल्थ घोटाले की बात कर रहे थे, लेकिन उस समय अमित शाह में भूल गए वो चर्चा करने के लिए कि CAG के रिपोर्ट में आपको लेके क्या कहा जा रहा है, कि किस तरह 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में बना रहे हैं, थोड़ा इसके ऊपर भी बोल देते हैं आप। जमीनी स्तर पे ये तो जो प्रधानमंत्री थे जब लोगों ने पहले देखा था कि 27 को उन्होंने कहा था, एक तरह से भोपाल में ही कहा था उन्होंने, और 2 जुलाई को किस तरह से कमजोर है, लड़ाई कमजोर है। अभी देखिए प्रशांत जी बात, लेकिन मैं तो कहूंगा कि वो नेपाल के साथ भी जोड़ लीजिए। प्रधानमंत्री ने भारत नेपाल आई थी और उसके नेपाल संबंधों की क्या किस तरह से भारत नेपाल सीमा बोली चली, तो वो संबंध भारत नेपाल के संबंध जितने खराब नहीं रहा था, 9 वर्षों में भारत नेपाल आर्थिक तंत्र को हम ऊंचाई, और आपका प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश हमसे आगे जा चुका है। आप और जब इन लोगों से हम लोग पूछते हैं कि भाई प्रति व्यक्ति आय में तो बहुत पीछे है, 5वीं अर्थव्यवस्था जनता बहुत ज्यादा है। तो बांग्लादेश की जनसंख्या को देख लीजिए, 1000 से भारत का जनसंख्या मतलब कितना, अगर वो उतने ज्यादा जनसंख्या हमसे प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, आप सरकार की आर्थिक नीति बना रहे हो, तमाम आर्थिक नीतियां गलत है, आपकी विदेश गलत है, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। कहां तो भाई 55 लाख करोड़ का कर्ज था और सीधे सीधे 155 लाख करोड़ तक, और वो और बढ़ चुका है। बीजेपी के कई लोगों ने हमें कहा कि वो सूचनाएं अपडेट नहीं की गई है राजीव जी, वो अब 155 लाख करोड़ का कर्ज कम से कम है 175-180 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो सोचिए जो नई धारा आएगी उसके लिए कैसी बड़ी वित्तीय चुनौती, वित्तीय सुनामी की स्थिति तैयार कर रहे हैं। ये उनके लिए आसान नहीं होगा भारत की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे लाना, इतने ज्यादा नेगेटिव जगह पे ले जा रहे हैं। और दूसरी चीज देखिए, अभी हर जगह हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं सेमीफाइनल को लेकर, कि जो दिल्ली वाले खुद भी कह रहे हैं कि अब तो पहले शुरुआत में चाहते थे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसको सेमीफाइनल का नाम दे रहे थे, अब तो खैर सेमीफाइनल का नाम नहीं दे रहे। इन तमाम में स्थितियां बनी हुई है। जिस तरह से बेस्ट डिलीवरी का काम यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में उन्होंने महंगाई को उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई हम महंगाई राहत कैंप से जो है कि 700 रुपए खरीद के ला रहा हूं, 5 का गैस सिलेंडर का मामला, तो उन्होंने डिलीवरी के स्तर पर जो जबरदस्त डिलीवरी की है, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। भूपेश बघेल एक तरह से छत्तीसगढ़ में नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, और मध्य प्रदेश चौहान किस तरह से फंसे हुए हैं
क्या स्थितियां बनी हुई है उनकी, और किस तरह से जो तमाम लोग 2020 में बागे के साथ शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया समर्थक, अब कैसे 1200 कारों की काफिले के साथ, तो करीब 1500 कारों के काफिले के साथ वो छोड़ के कांग्रेस आ रहे हैं। विधान लोगों पड़े हुए कांग्रेस आला कमान, हम अकेले नहीं आ रहे हैं। देखिए हमारे साथ इतने सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, हमें ले लीजिए, बीजेपी को छोड़ के हमें कांग्रेस में ले लीजिए, कांग्रेस में ले लीजिए। और कांग्रेस वालों को कहना इतनी ज्यादा हमारे यहाँ वैकेंसी सबों का मीडिया मैं देख पा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जो चीजें कर्नाटक में हो रहा था, मध्य प्रदेश में कर्नाटक होता हुआ पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे स्थिति में राजीव जी वर्तमान की बात कैसे करेंगे? अब मुझे तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कहीं अगले वक्त में 1000 साल का रिकॉर्ड उन्होंने बनाई भी है, वो फिर और ज्यादा निराशा में जाके 2000 साल का रोडमैप में प्रस्तुत कर देंगे। जी बिल्कुल, 2000 साल अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, मतलब बिल्कुल जितना पहले बीत चुका है उतना आगे। मोदी है तो मुमकिन है, नारा तो देते ही हैं, और सपने देखना अच्छी बात है, देखते रहिए सपने। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत सारी बातें और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राहुल गांधी उधर लद्दाख में है और इधर CWC की लिस्ट आ गई है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट आई है, और उसमें G23 के कई लोगों को साधने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात कि इस लिस्ट में कई नए लोग हैं और कई लोगों को उम्मीद नहीं थी, वो आ गए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी तैयार करने, गठन करने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे पे छोड़ दिया गया था। उसके लिए कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं होनी थी और उसके तहत काफी लोग उसके